एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फरूक। आज हम ब्लॉक 1 जिसका अनुमान है इम्प्रूविंग द बेसिक्स, जिसमें हम आज यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 1 का अनुमान है डेवलपिंग क्रिटिकल एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटेटिव थिंकिंग स्किल्स। तो हमारी इस यूनिट के साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम इस यूनिट के तारों पे बात करेंगे जिसमें हम तनकीदी सोच की बुनियादी अनासर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तहरीर में तनकीदी सोच की महारतों का इतलाक करना, इस पे हम बात करेंगे। तज्जिया करना सीखना, तशरीह करना सीखना, फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद पे आते हैं। इस यूनिट में हम ये जानेंगे कि जो टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं समराइज करने की, उनके बारे में हम बात करेंगे और दलाइल की शिनाख्त करें, जिसमें हम दलाइल की शिनाख्त करेंगे और मतन की अक्कासी से तशरीह करेंगे। और हम ये भी देखेंगे इस यूनिट में कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को किस तरह से डेवलप करना है, हम अपना रोजमर्रा जिंदगी में उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और ये भी देखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस किस तरह से डेवलप करेंगे, एक क्रिटिकल थिंकर की सेल्फ अवेयरनेस किस तरह से होती है, एज अ रीडर एज अ राइटर उसको सेल्फ अवेयरनेस किस तरह से डेवलप करनी है। तो ये भी इस यूनिट में हम इस पे भी बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं इस यूनिट के तारुफ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करना जरूरी क्यों है। अगर हम देखेंगे इस सवाल का जवाब सादा अल्फाजों में अगर हम इसको जानेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी के लिए मीनिंगफुल हो सकता है, यानी टू लिव मोर मीनिंगफुली। इसीलिए हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी कि लोग किस तरह से अमल से बर्ताव करते हैं और क्यों, और ये आपकी समाजी तब्दीली में हिस्सा डालने की सलाहियत को किस तरह से बढ़ाता है, इसलिए भी हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये एक्चुअली क्या है, किसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अभी तक फिलोसफर्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। उन डेफिनेशंस को अगर हम समराइज करेंगे, उनमें से 3 ज़रूरी अज्जा जो हैं, जो उन डेफिनेशन से हमें पता चलती हैं कि जो ज़रूरी 3 अज्जा हैं क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हैं, वो है सबसे पहले एक सलाहियत डेवलप हो जाती है जब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। एक ऑब्जेक्ट को जज करने की सलाहियत, आइडियाज़ को जज करने की सलाहियत या लोगों को जज करने की सलाहियत हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन एक स्पीच दे रहा है, उस पॉलिटिशियन की स्पीच को हम किस तरह से उसको क्रिटिकली एनालाइज करें। जैसे ही पॉलिटिशियन अपनी स्पीच देता है, उसकी स्पीच से हम नहीं कह सकते कि उसकी स्पीच गुड है या बैड है। उसके एग्जिस्टिंग बायस को देखकर हम जज नहीं कर सकते। एज अ क्रिटिकल थिंकर जो है वो स्पीच को नहीं देखता, उसकी ग्रामेटिकलिटी को नहीं देखता, वो उस ग्रामर को एनालाइज नहीं करता, बल्कि उसकी स्पीच में लॉजिक, उसकी स्पीच में एथिकल करेक्टनेस, लॉजिकलिटी, फैक्चुअलिटी उस तरीके से देखता है। और ये भी देखता है कि वो उस पॉलिटिशियन की स्पीच को सुनकर क्या महसूस करता है। अब हम अगर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हमें काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। यानी जैसे हम कोई भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं या किसी भी स्पीच को सुनते हैं, उस टेक्स्ट के बाद पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस रेज करते हैं, या उस स्पीच को सुनने के बाद क्वेश्चंस रेज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और दूसरा ये कि
कैपेसिटी टू क्लोजली रीड डिफरेंट टेक्स्ट, यानी डिफरेंट टेक्स्ट्स को क्लोजली रीड करना, उससे भी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। वो भी एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट जो है खसूसियात है, एक कंपोनेंट है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। यानी जैसे ही किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उस टेक्स्ट को क्लोजली रीड करना, उसको करीब से पढ़ना, उसको एनालाइज करना, उसके कंटेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, उसके टेक्स्ट को एनालाइज करने की कोशिश करना, डिटेल्स में उनको पढ़ना, ये एक दूसरा कंपोनेंट है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की। जैसे एग्जांपल एडिटोरियल जो है, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स होते हैं। जब हम उस एडिटोरियल को पढ़ते हैं एज अ रीडर, एज अ क्रिटिकल रीडर, उसको किस तरह से पढ़ना है, उसमें देखना है कि लॉजिकलिटी है, सेंटेंसेस में लॉजिकलिटी है, या वो आर्ग्यूमेंट को किस तरह से प्रोवाइड करता है, उसमें लॉजिकल सीक्वेंस है, वो किस तरह से क्लेम करता है, वो किस तरह से उसको रीजन प्रोवाइड करता है। उसमें एडिटोरियल में जो ऑथर होता है, तो वो किस तरह से प्रोवाइड करता है, उन सबको हमें देखना होता है एज अ क्रिटिकल रीडर, उसको एनालाइज करने की कोशिश करनी होती है। तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की, वो है कि कायदशुदा मानी को सवाल करने और दोबारा ताल्लुक करने की सलाहियत होना। यानी जब उनको फिर से दोबारा उनको पढ़ते हैं, दोबारा रिक्रिएट फिर से दोहराते हैं उसको, या किसी भी टेक्स्ट को पढ़ा, उसको फिर से उसको पढ़ने की कोशिश की, फिर दोबारा जब हम पढ़ते हैं तब क्वेश्चंस रेज करते हैं, या उन क्वेश्चंस का मीनिंग हम ढूंढते हैं उस टेक्स्ट में, या उनको डिफरेंट तरीके से उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक कैपेसिटी है, ये इस कैपेसिटी को डेवलप करना एक क्रिटिकल थिंकर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं तनकीदी सोच के बुनियादी अनासर जो है वो क्या है। जिसको हम कहते हैं फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो फाउंडेशनल एलिमेंट्स क्या है, यानी तनकीदी सोच, यानी बुनियादी अनासर क्या है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग जो है, इसको हम अगर इसको डिफाइन करेंगे, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ जहनी सरगर्मियों का एक मजमूआ है, जो जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ता है, यानी थिंकिंग को डेवलप करना पड़ता है, रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। और इन टेक्निकों को, तनकीदी सोच की महारत को यानी ज़ोर देना कि इसलिए बुनियादी अनासर के तौर पर उसको समझना चाहिए। तो इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें क्या-क्या करना है, यानी इनकी जो फाउंडेशन बुनियादी अनासर जो है, यानी फाउंडेशन एलिमेंट्स जो हैं, वो कौन-सी हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। सबसे पहले लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग। लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग जो है, ये पहली फाउंडेशनल एलिमेंट है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। लिसनिंग जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम करते हैं, हम बातों को सुनते हैं, ये हम हमारी जो ये एवरीडे एक्टिविटी है लिसनिंग। तो लिसनिंग में हम लिसनिंग जो है, ये एक्टिव लिसनिंग भी हो सकती है, पैसिव लिसनिंग भी हो सकती है। लेकिन जब हम सुनते हैं, तो क्या हम गैर फ़ाल तौर पर मालूमात हासिल करते हैं, या जो कुछ हम सुनते हैं उसके साथ फ़ाल तौर पर मशगूल होते रहते हैं। तो उसको देखना है क्या हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, या जब हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं तब हम कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कंटेंट को कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि स्पीकर जो है ये किस तरह से जो है अपनी बात ये किस तरह से कहता है। तो एज अ क्रिटिकल थिंकर इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, यानी एक्टिव लिसनर होना चाहिए। और एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी, सुनना, डिटेल में उनको एनालाइज कर देना, या किसी भी इवेंट को, चाहे वो टेक्स्ट हो, इवेंट हो, यानी एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन डेवलप करना बगैर बायस के, तो उसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। तो इस तरह से जो सबसे पहली जो फंक्शनल एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, वो है लिसनिंग और ऑब्जर्विंग। अब हम जो दूसरा है, यानी फंडामेंटल एलिमेंट जो है, वो है डेटा इकट्ठा करना, यानी गैदरिंग डेटा।
जैसे ही हमने लिसनिंग की, ऑब्जर्विंग की, लिसनिंग और ऑब्जर्विंग के साथ-साथ ही हम डेटा को गैदर करते हैं। यानी अपने सेंसेस के थ्रू अ, हम डेटा को गैदर करते हैं, चाहे हम अपनी जैसे जिस एनवायरनमेंट हम रहते हैं या डे टू डे एक्टिविटी में हम यूजुअली ऐसा करते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, लिसन करते रहते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, फिर एक परसेप्शन डेवलप करते हैं। तो इस तरह से इसको हम डेटा गैदरिंग कहते हैं। यानी डेटा गैदरिंग जो है ये दूसरा स्टेप है। डेटा गैदरिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक ना लिसनिंग और ऑब्जर्विंग हो जाता है, जब तक जो है जब तक एक बंदा लिसनिंग और ऑब्जर्विंग को पास करके फिर डेटा गैदर करता है। यानी डेटा गैदर जो है वो लिसनिंग और ऑब्जर्विंग के साथ ही होता है। यानी जैसे हम एक बुक को पढ़ते हैं, बुक में हम इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो डेटा इसमें यानी वर्ड्स, सेंटेंसेस, रेफरेंसेस या एग्जांपल्स जो है वो इसका डेटा है, या सोशल कॉन्टेक्स्ट इसका डेटा हो सकता है, या ऑथर का इंटेंशन जो है वो भी डेटा है। तो जब हम क्लासरूम में लेक्चर को सुनते हैं या डिस्कशन को सुनते हैं, तो वहाँ का जो डेटा है वो वर्बल कंटेंट होता है। जो टीचर लेक्चर जब देती हैं तो उसका जब क्लासरूम का डेटा है वो सारा वर्बल कंटेंट होता है। और इसी तरह से फेलो स्टूडेंट्स की जब हम बात सुनते हैं या उनके डिस्कशन को सुनते हैं, वो भी वर्बल कंटेंट में आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज को, या उन ऑब्जेक्ट्स को जो स्पीकर जो है वो यूज़ करता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम में अगर हम देखें ब्लैक बोर्ड या प्रोजेक्टर उनका यूज़ करता है। तो इस तरह से हम डेटा गैदर करते हैं। या अगर हम रिसर्च करनी हो या किसी टॉपिक पे अगर हमें स्टडी करनी हो, तो सबसे पहला स्टेप है, वो है डेटा को गैदर करना, यानी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हासिल करना। तो उस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं। यानी डेटा गैदर करने के लिए हम कुछ यूज़फुल हैबिट्स को एक्वायर करते हैं, जैसे कि नोट टेकिंग हो, या टेक्स्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो हाइलाइटिंग हम करते हैं या अंडरलाइन करते हैं। तो ये भी एक हैबिट है, यूज़फुल हैबिट है। या लिस्ट बनाते हैं हम, उसमें रेलेवेंट डिटेल्स हम लिखते हैं, या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक लिस्ट बनाते हैं, तो उसपे हम पूरी रेलेवेंट डिटेल लिखते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो। तो इस तरह से हम डेटा गैदर करते हैं। डेटा गैदर करने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको लेबलाइज़ करते हैं, यानी तीसरा जो स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग एंड लेबलिंग द डेटा। उसको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके बाद लेबलिंग देते हैं। यानी जैसे हमने लिसनिंग की, ऑब्जर्विंग की, लिसनिंग ऑब्जर्विंग करने के बाद हम डेटा को गैदर करते हैं। इसी के साथ-साथ हम डेटा को गैदर करते हैं। जैसे हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी टॉपिक के रिलेटेड हासिल की है, उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और जब हमने उसको ऑर्गेनाइज़ की, उसको हम लेबलिंग देते हैं, यानी उस डेटा को हम लेबलिंग देते हैं। यानी जैसे आपने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, उसको उस डेटा को आपने ऑर्गेनाइज़ किया है। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उसको एक आइडेंटिफ़ाई, उसके पैटर्न को हमें आइडेंटिफ़ाई करना है। जैसे हम उस पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, यानी ये डेटा जो है इसको हम क्या हेडिंग दे सकते हैं, इसको किसके बेसिस पे हम एनालाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन में हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक में इंक्लूड होनी चाहिए। तो जब हम उसको गैदर करते हैं उस आउटलाइन के बेसिस पे, तो डेटा को गैदर करने के बाद उसको हम लेबलाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उसको लेबलाइजिंग करते हैं। यानी उसको देखते हैं कि ये किस सब टॉपिक में शामिल हो जाएगा, तो उसको हम लेबलाइजिंग कहते हैं। यानी कैटेगराइज़ेशन हम करते हैं, या लेबलाइजिंग इसको कहते हैं, या स्पेसिफिक लेबलिंग हम करते हैं उस डेटा की। जैसे इस यूनिट में जो हमने इस यूनिट को डिस्कस किया, यानी इस यूनिट का जो अनुमान है, उसको सबसे पहले जब ऑथर ने लिखा है, यानी डेवलपिंग क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटिव थिंकिंग स्किल्स, तो उससे पहले उसने ऑथर ने जब इस टॉपिक पे डेटा गैदर करने की कोशिश की होगी, तो उसने पहले आउटलाइन बनाई है, फिर डेटा गैदर करने की कोशिश की है, फिर उसके बाद देखा है कि उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, फिर लेबलाइज़ किया है, यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस में इस यूनिट को लिखा है। तो इस तरह से यानी इन स्किल्स को फॉलो किया है, यानी लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग, फिर गैदरिंग डेटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड लेबलिंग द डेटा,
यानी इस प्रोसेस को फॉलो किया है, तभी जाके ये यूनिट जो है ये डेवलप हो गया है। यानी डेफिनिशंस देखी है, उसके बाद डेफिनिशंस, एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल्स के थ्रू उसको डिफाइन किया है। लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसको ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद उसको लेबलाइजिंग की है। तो इस तरह से जो है ये टेक्स्ट लिखा जाता है, या कोई भी स्पीच है उसको इस तरह से लिखा जाता है। आप एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं, यानी आप अपनी स्पेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी अपनी वर्क प्लेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी लिविंग प्लेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट वहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है उसको ऑब्जर्व करके, या पीपल को या किसी भी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके उस पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है, यानी उस पे क्लासिफाई करना है पूरा डेटा जो है, आपने क्या गैदर किया उसको क्लासिफाई करना है। उस बगैर जजमेंट के उसको आपको डिस्क्राइब करना है। आप इस पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स है क्रिटिकल थिंकिंग के, वो आपके डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद जो है अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू द राइटिंग, यानी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को हम राइटिंग में किस तरह से हम उसको लाएंगे, उसको हम कहते हैं तहरीर में तनकीदी सोच की महारत का इतलाक करना। तो इसके एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि फाउंडेशनल एलिमेंट्स जो है उसको हमने डिस्कस किया। अब उन फाउंडेशनल एलिमेंट्स को हम किस तरह से, तो सबसे पहले हमने देखा कि दुरुस्त तरीके से खुलासा करना सीखना, यानी लिसनिंग टू एक्यूरेटली समराइजिंग। यानी जैसे हम लिसन करते हैं, यानी लिसनिंग स्किल्स को हम डेवलप करते हैं, तो फिर उस लिसनिंग स्किल्स को लेकर हम किस तरह से किसी भी टेक्स्ट, किसी भी स्पीच को समराइज करते हैं। समरी अगर हम देखेंगे, समरी यानी एक शॉर्ट वर्जन होता है, यानी लॉन्ग पीस का, किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट या लॉन्ग स्पीच का एक शॉर्ट वर्जन होता है, उसको हम समरी कहते हैं। तो समराइज करना जो है, यानी जब हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, या किसी भी टेक्स्ट को हम रीड करते हैं, या किसी भी स्पीच को सुनते हैं, तो उस स्पीच को हम पहले सुनते हैं, या किसी भी टेक्स्ट को हम पूरी तरह से उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी जो है समरी देते हैं, यानी उसको एक शॉर्ट प्रेस्क्राइब वे में उसको पेश करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में, लॉजिकल वे में उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको हम समरी कहते हैं। तो एक लेकिन समरी समराइज करने में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यानी बहुत सारे रिस्क्स हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होने की, या किसी जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, या ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर हमें पूरा अटेंशन देने की बहुत ही ज़रूरत होती है, या कोई ऐसा टेक्स्ट होता है, या कुछ ऐसे जो है थॉट्स होते हैं जो क्लैरिफाई प्रॉपर्ली नहीं होते हैं, या उनको रीड करने की बहुत ही कोशिश करनी होती है, ताकि उस कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ सके, चाहे हम टेक्स्ट पढ़ते हैं या किसी भी स्पीच को हम सुनते हैं। तो प्रॉपर अटेंशन देना, यानी उसको प्रॉपरली लिसनिंग जो है, लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना या ऑब्जर्व करना, या रीड करना टेक्स्ट को बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ना हो। चाहे आप टेक्स्ट को सुनते हैं या ऑडियो को सुनते हैं, टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं या ऑडियो को सुनते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की बहुत सारी चांसेस हैं। तो रीडिंग जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, या मिसअंडरस्टैंडिंग के रिस्क्स जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं, या अपनी जजमेंट को डेवलप करने से पहले उसको टेक्स्ट को रीड करने की बहुत ही ज़रूरत होती है, ताकि जब तक ना आपको प्रॉपरली टेक्स्ट कॉम्प्रहेंड हो जाएगा, या प्रॉपरली जो कंटेंट है उस टेक्स्ट का वो प्रॉपरली समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक उसकी जजमेंट देना, यानी उस टेक्स्ट के बेसिस में भी कुछ भी कहना या उसको समराइज करना, ये ठीक नहीं है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो है वो डेवलप करना, वो लिसनिंग है, वो ऑब्जर्विंग है। तो जब तक ना लिसनिंग और ऑब्जर्विंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, तब तक हम किसी भी टेक्स्ट को समराइज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं समराइज करने की कौन सी यानी टेक्निक्स हैं, हम किस तरह से समराइज कर सकते हैं आइडियाज़ को, या किसी भी आइडिया को जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, किस तरह से हम डिसएग्रीमेंट क्रिएट करते हैं, या
एग्री हो जाते हैं उस टेक्स्ट को पढ़कर। यूजुअली क्या कहा जाता है कि जब टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, मोस्टली उस टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए जिसमें आप एक नेगेटिव ओपिनियन रखते हो, क्योंकि जब आप नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं किसी भी टेक्स्ट के बारे में या किसी भी कंटेंट के बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, तो जब आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, यानी जो एक नेगेटिव ओपिनियन जिसके बारे में आप रखते हैं, तो आप उसको समराइज़ नहीं कर सकते जब तक ना आप एक प्रॉपर लिसनिंग स्किल्स और ऑब्जर्विंग स्किल्स को डेवलप ना करें, तब तक ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम नेगेटिव टेक्स्ट को यानी नेगेटिव ओपिनियन वाले टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उससे हमारी जो लिसनिंग स्किल्स और ऑब्जर्विंग स्किल्स हैं, वो डेवलप हो जाती है। उससे हमारी जो सेंसेस हैं, काफ़ी अवेयर रहते हैं। तो हम पूरा जो है फ़ोकस कर सकते हैं, फ़ोकस कर पाते हैं उस टेक्स्ट पे कि क्या कह रहा है। तब जब तक ना आप फ़ोकस नहीं कर पाएँगे उस टेक्स्ट पे या उस स्पीच पे, तब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसकी डेवलप नहीं कर सकते, या तब तक आप उस टेक्स्ट को समराइज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो रिसर्चर्स हैं उसका कहना उनका कहना है कि जब अगर आप नेगेटिव ओपिनियन रखने वाले आर्टिकल या स्पीच को पढ़ेंगे, वो आपकी जो लिसनिंग और ऑब्जर्विंग स्किल्स हैं, उससे आपकी लिसनिंग और ऑब्जर्विंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएँगे। और लिसनिंग और ऑब्जर्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको एनसाइक्लोपीडिया में जाने की ज़रूरत है या डिक्शनरी को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो वर्ड्स हैं या उस टेक्स्ट को के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। या जैसे आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करने की एकेडमिक राइटिंग जो है, वो क्या है? अगर आप विकिपीडिया को पे सर्च करेंगे एकेडमिक राइटिंग क्या है, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। यानी आप उसके यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी डेवलप हो जाएगी। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे ही आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगी। और क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से डेवलप हो जाएगी? जब तक ना आपकी लिसनिंग और ऑब्जर्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप्ड ना हो, तब तक आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा जो है लर्निंग टू डिटेल, जिसको हम कहते हैं तफ़सील से सीखना। यानी तफ़सील से किस तरह से सीखा जाता है? जैसे आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं या किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आप उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप नोट टेकिंग करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो, जो भी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हो उस टेक्स्ट के बारे में, आप उसको नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। या कोई भी सिचुएशन आपने ऑब्जर्व की है, जैसे आप किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, उस पे आप नोट डाउन करते हैं, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, अपने एक्सपीरियंस को नोट डाउन करते हैं। तो नोट डाउन जो है, नोट डाउन करने से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो डेवलप हो जाती है। आपकी जो समराइज़ करने की जो सलाहियत है, वो डेवलप हो जाती है। यानी वो जैसे आप प्रॉपर्ली उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, लिसन करेंगे, तभी आप समराइज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी डिपेंड है एक-दूसरे पे, यानी लिसनिंग, ऑब्ज़र्विंग, समराइज़िंग, ये एक-दूसरे पे डिपेंड है। जब तक ना आप ऑब्ज़र्व और लिसन करेंगे, तब तक आप समराइज़ नहीं कर सकते, और जब तक ना आप समराइज़ नहीं करेंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो डेवलप नहीं हो सकती। तो उसके प्रॉपर लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, यानी किस तरह से डिटेल में सीखना है। जैसे आप वो किस तरह से डेवलप हो जाएगी, यानी डिटेल में किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, किसी भी टॉपिक पे आप डिटेल में जाके आप उसकी क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से डेवलप हो जाएगी। वो है कि जैसे अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप हर किसी चीज़ पे आप या हर किसी एक्टिविटी पे आप डिटेल में उसको देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उनको या डिटेल में उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो डेवलप हो जाएगी। यानी एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है कि सिटिंग ऑन अ चेयर जो है एक सिंपल सी बात है। यानी अगर आप इस पे ऑब्जर्व करेंगे, इसको पूरी तरह से इसको यानी गहराई से इसको सोचेंगे, यानी हाउ डू यू सिट ऑन अ चेयर, व्हाट डू यू फील, आप क्या सोचते हैं, क्या किस तरह से बैठे, अपना एक्सपीरियंस जो है वो बता सकते हैं। जैसे कि आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, या आई एम हैप्पीली सिटिंग ऑन अ प्लास्टिक चेयर, इस तरह से इसको इलाबरेट करके, या आई एम हैप्पीली सिटिंग ऑन अ प्लास्टिक चेयर वंडरिंग व्हाट आई कैन रीड नेक्स्ट, या इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपनी जो रोज़मर्रा एक्टिविटी को इस तरह से आप डिटेलिंग में उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से डिटेलिंग में उसको जाके उसको समझ सकते हैं। इसके बाद
जो तीसरा है यानी लर्निंग टू ऑर्गेनाइज एंड इवैल्यूएट, जिसको हम कहते हैं तरतीब दुनिया और देना और जांचना सीखना, यानी तरतीब को इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना, उसको किस तरह से इवैल्यूएट करना, जो भी आप सीखते हैं। ये हमने ऑलरेडी इससे पहले फंडामेंटल एलिमेंट्स में हमने इसको डिस्कस किया। अब हम देख रहे हैं कि राइटिंग में इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे। जितना आप इन सबको राइटिंग में लाने की कोशिश करेंगे, उतनी आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप हो जाएगी। यानी जैसे आपने ऑब्जर्व किया या किसी भी टेक्स्ट को रीड किया, जैसे आप रीड करते हैं उसको नोट टेकिंग उसकी करते हैं, उन नोट टेकिंग को आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपने हासिल की है उस इंफॉर्मेशन को आप एक ऑर्गेनाइज मैनर में उसको रखते हैं, ब्लड्स का इस्तेमाल करते हैं या नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी सबसे पहला जो स्टेप है इसमें इवैल्यूएट करने के दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन वो है कि आप क्लासिफाई करेंगे जो भी आपने रीड किया है, उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। यानी आपने किसी भी टेक्स्ट को पढ़ा, उस टेक्स्ट को आप अपनी लेबलिंग दे सकते हैं, यानी अपनी कैटेगरीज दे सकते हैं, कैटेगरी में उसको आप उस इंफॉर्मेशन को आप रख सकते हैं। इस तरह से आप समराइज कर सकते हैं। या दूसरा ये है कि अपनी जजमेंट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने किसी टेक्स्ट को पढ़ा है, उस टेक्स्ट को फिर से पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद आप उस पे एक जजमेंट दे सकते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या फील किया इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद या इस बुक को पढ़ने के बाद। आप अपनी जो है जजमेंट जो है वो दे सकते हैं, जिसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखें चेक योर प्रोग्रेस। यहाँ पर एक पैसेज दी गई है। यहाँ पर हिडन कैरिकुलम, hidden curriculum refers to the unwritten or unofficial and often unintended lessons, values, and perspectives that a student learn in the school, while the formal curriculum consists of courses, lessons, and learning activities students participate in, as well as the knowledge and the skills educators intentionally teach to students. And hidden content consists of unspoken or implicit academic, social, and cultural messages that are complicated to the students while they are in the school. तो एक पैसेज है जहाँ पर हिडन कैरिकुलम के बारे में और फॉर्मल कैरिकुलम के बारे में बताया गया है। तो अगर हम इस टेक्स्ट को देखेंगे, इसका एक सेंट्रल आइडिया जो है इस पैसेज का, वो अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, वो सेंट्रल आइडिया जो है वो इसका क्या है। सेंट्रल आइडिया ये है कि जो हिडन कैरिकुलम है वो फॉर्मल कैरिकुलम से किस तरह से मुख्तलिफ है, इसमें क्या डिफरेंसेस है। और फॉर्मल जो हिडन कैरिकुलम है वो अनरिटन होता है, वो अनऑफिशियल होता है, वो अनइंटेंडेड होता है। और ये सब जो है इसमें दिखाया गया है। इसमें इस पैसेज में इसका जो एक मेन सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि हिडन कैरिकुलम जो है वो फॉर्मल कैरिकुलम से मुख्तलिफ कैसे है। अब हम देखते हैं तज्जिया करना सीखना, यानी लर्निंग टू एनालाइज। एनालाइज किस तरह से किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप कोई पॉपुलर गाना सुन रहे हैं, उस पॉपुलर गाना सुनने के बाद अगर आपको कोई कह रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, यानी आपको क्या लग रहा है, ये इस गाने के बारे में आपको क्या लग रहा है, आपका जो रेस्पॉन्स होगा वो सिंपली होगा कि आप उसको पसंद कर रहे हैं या आप उसको नापसंद कर रहे हैं। या दूसरे अल्फाज में अगर उसको देखेंगे, आपका जो स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स होगा वो ये होगा कि आप इस गाने के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। यानी अगर अगर आपको इस गाने को एनालाइज करना हो, वो आपको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। यानी आपने एक स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स दिया कि आप इस गाने को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप इस गाने के बारे में क्या फील कर रहे हैं। लेकिन क्रिटिकली इसको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे, एक क्रिटिकल थिंकर जो है वो किस तरह से एनालाइज कर सकता है। वो इस जो सॉन्ग है इसको किस तरह से एनालाइज करेगा। पहले सॉन्ग को ब्रेक डाउन करेगा, यानी पार्ट्स में, इसके एलिमेंट्स में इसको ब्रेक डाउन करेगा, यानी इसके बीट स्ट्रक्चर को उसको देखेगा। इसके बाद जो है वो इसमें देखेगा कि इसमें मेलोडी क्या है, किस तरह से मेलोडीज हैं, या इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं सॉन्ग्स के वो क्या है। इस तरह से क्रिटिकल थिंकर जो है वो एनालाइज करेगा। वो खाली इस बेसिस पे नहीं कहेगा कि वो इस सॉन्ग को लाइक करता है या डिसलाइक करता है, या वो क्या फील करता है इस गाने के बारे में, बल्कि वो
पूरा एनालाइज करेगा, इसके स्ट्रक्चर को देखेगा, इसकी मेलोडी को देखेगा, इसके एलिमेंट्स को एनालाइज करेगा, इसके बाकी पार्ट्स जो हैं उसको एनालाइज करेगा, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकर। तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकर जो है वो इस तरह से अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से एनालाइज करता है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या टेक्स्ट हो, इस तरह से एनालाइज करता है। अब एनालिसिस हम किसको कहते हैं? एनालिसिस यानी लार्जर एंटिटी को ब्रेक डाउन करना स्मॉलर एंटिटी में, यानी यानी बहुत जो उसके पार्ट्स हो गए या उसके उसका जो पूरा होल टेक्स्ट होगा उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। वो अब देखिए जो किस तरह से उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, कौन से वो टेक्निक्स है जिस तरह से जो क्रिटिकल थिंकर है वो किसी भी टेक्स्ट को, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। सबसे पहले वो है आइडेंटिफाइंग द पार्ट ऑफ द नैरेटिव, यानी दास्तान के हिस्सों की शिनाख्त करना। यानी जैसे आप किसी भी लॉन्ग पैसेज को पढ़ते हैं, उस लॉन्ग पैसेज में आप नोटिस करते हैं कि इस लॉन्ग पैसेज में कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं। उन डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। यानी जैसे आप इस लॉन्ग टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको उस पैसेज को, लॉन्ग पैसेज को आप ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि उन डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। हर पार्ट जो है एक डिफरेंट जो है डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो उस फंक्शनैलिटी को आप अंडरस्टैंड करेंगे, उनको लार्ज टेक्स्ट को स्मॉल टेक्स्ट में, उसको स्मॉलर एलिमेंट्स में उनको ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे यहाँ पर एक पैसेज है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पैसेज में वी आर व्हाट वी से एंड डू, the way we speak and we are spoken to help shape us into the people we become, the words and other actions we build otherwise in our world that is building us. That world addresses us to produce the different identities we carry forward in life. Men are addressed differently than are women, people of different color, people of the color differently than white, elite students differently than those of the working families. Yet these, though uh, language is faithful in teaching us what kind of people to become and what kind of society to become. Discourse is not destiny. We can redefine ourselves and remain society. If we choose through alternative rhetorical and dissent projects, this is where critical literacy begins for questioning power, relation, discourse, and identities in the world, not yet finished, just human. तो एक पैसेज है, इसमें अगर हम देखेंगे इस पैसेज में ज़्यादातर इसमें लैंग्वेज के बारे में दिखाया बोला गया है कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से हमें शेप करती है, कि हम क्या किस तरह से बात करते हैं, हम कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी हमें पूरा ओवरऑल हमें शेप देता है। जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, ये हमारी सोच को बदलता है, या हमारी आइडेंटिटी को बदलता है, या हमारी सोसाइटी को रिक्रिएट कर सकता है। यानी एक ओवरऑल जो है इसमें बताया गया है कि लैंग्वेज जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन इस ओवरऑल आइडिया को हम डिफरेंट एलिमेंट्स में इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यानी पहला सेक्शन जो है इसमें हम देख सकते हैं कि एक एस्टैब्लिशिंग कंटेंट क्या है। दूसरा सेक्शन जो है इसमें हम देख सकते हैं कि कंट्रास्ट को किस तरह से दिखाया गया है इस पैसेज के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम इसमें जो तीसरा पार्ट है यानी डेफिनिशंस, इसमें क्या-क्या डेफिनिशंस दी गई हैं इसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। इस तरह से हम इस पैसेज को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स में इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब हम जो दूसरा है यानी तीसरा बेसिक टेक्निक जो है वो है डिकोडिंग द आर्ग्यूमेंट, यानी दलील को डिकोड करना। हम किस तरह से किसी भी दलील को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट को क्लोजली अंडरस्टैंड करते हैं, उसको कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट जो है इस टेक्स्ट के अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको हम समझते हैं। यानी आर्ग्यूमेंट्स ये कोई भी आइडिया हो सकता है या जो रीजंस के बेसिस पे, वो जो रीजंस जिसमें हो उसमें एविडेंस हो, यानी रीजंस के बेसिस पे वो सपोर्ट होता हो या एविडेंस के बेसिस पे वो सपोर्ट होता हो, उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को डिकोड करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसकी क्लेम को समझने की कोशिश करेंगे।
यानी जहाँ कुछ ख़्याल या नुक्ता नज़र को पेश किया जा रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है द सेंटेंस द क्लाइमेट चेंज इज़ द बिग थ्रेट टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक क्लेम है। यानी एक ख़्याल इसमें एक ख़्याल को पेश कर रहा है। जैसे इसके बाद इसमें रीज़न्स दिया गया है कि जो ये स्टेटमेंट है यानी जो ये क्लेम है द क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग थ्रेट टू द फ्यूचर ह्यूमैनिटी, ये क्लेम है। तो इस क्लेम को किस रीज़न इसके रीज़न्स क्या हैं, किस तरह से इसको सपोर्ट किया जा रहा है। यानी रीज़न्स हम कहते हैं कि वो स्टेटमेंट जो लॉजिकली सपोर्ट कर रहा हो किसी भी क्लेम को या उसको एक प्रॉपर एविडेंस दे रहा हो उस क्लेम को, उसको हम रीज़न कहते हैं। तो इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी रीज़न्स जो है किस तरह से रीजनिंग दी गई है। तो इस क्लेम की यानी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको हम आईपीसीसी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, यानी नेक्स्ट सेंचुरीज में ये टेक्स्ट जो है ये टेम्परेचर जो है ये राइज हो सकता है। 2.5 से लेकर 10 डिग्रीज तक 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसकी जो टेम्परेचर है वो राइज हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो एक इस्तेमाल करते हैं यानी आईपीसीसी के बेसिस पे उसकी प्रेडिक्शन जो है उसने निकाली थी कि कमिंग सेंचुरी में ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है कि इस तरह से डिग्रीज इतनी जो टेम्परेचर की डिग्रीज हैं वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने इस क्लेम को प्रॉपर लॉजिकल वे में प्रॉपर एविडेंस के साथ उसको सपोर्ट किया। तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट को इस तरह से डिकोड करते हैं या आर्ग्यूमेंट को डिकोड करने के लिए एक हमें प्रॉपर एविडेंस की ज़रूरत होती है जिन एविडेंस का हम इस्तेमाल करते हैं हमें उसका हमें देखना है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। क्या हमने इंफॉर्मेशन नेट इंटरनेट से हासिल किया है, किसी भी लोकल वेबसाइट से वहाँ से इस्तेमाल किया है या किसी से सुनी है ये बात। तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट को डिकोड नहीं कर सकते, एक प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका ये है कि हमें प्रॉपरली एक यानी कोई अथॉरिटेटिव वेबसाइट है उसको उसके बेसिस पे हम किसी भी क्लेम को सपोर्ट कर सकते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को उस बेसिस पे हम डिकोड कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे इसके बाद जो है वो है एग्जामिन आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स यानी ख्याल और दलाइल की जांच करना। हम ख्याल और दलाइल की किस तरह से जांच कर सकते हैं, वो हम सेट ऑफ क्वेश्चंस हम रेज कर सकते हैं। जैसे हमने किसी भी टेक्स्ट को पढ़ा, हम यूजुअली ही एग्जांपल्स दे रहे हैं इस यूनिट में, टेक्स्ट या किसी भी स्पीच को हमने अंडरस्टैंड किया, उसको सुना। तो उस स्पीच को सुनने के बाद हम किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स हम को एग्जामिन कर सकते हैं, यानी हम सेट ऑफ क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं या उस टेक्स्ट को क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसको फिर से रीड करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उस टेक्स्ट को रिलेटेड या उस स्पीच को के रिलेटेड उसको हम उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सकती है रीड करने से, उसको फिर से सुनने से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है या बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज करने से उसकी जो फंडामेंटल जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो उससे समझ में आ जाता है। यानी उस रीजंस को क्लेम को या उस रीजन को वेरीफाई करने के लिए हमें बहुत सारे रिलायबल सोर्सेस को हम कंसल्ट कर सकते हैं या हम ये भी देख सकते हैं कि प्रॉपर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स उसके क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या है उस क्लेम के या उस रीजंस के, या उसकी जो ऑथर जो है जिसने इस क्लेम को रेज किया उसको प्रॉपर रीजन के साथ सपोर्ट किया है। तो ऑथर का इंटेंट क्या था, अगर उसने आर्टिकल में अपने आर्टिकल में क्लेम दिया है या किसी भी क्लेम को रेज किया है या उस क्लेम को रीजंस के साथ सपोर्ट किया है, तो हमें ये भी देखना है कि उस ऑथर का जो इंटेंशन है वो क्या है। उसको क्रॉस रेफरेंसिंग उसकी हम क्रॉस चेक उसको कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल करके हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक ये बात जो है ये वैलिड है। अब हम देखते हैं इस चेक योर प्रोग्रेस में यहाँ पर पैसेज दी गई है जहाँ पर बताया गया है कि जो पेडागोजी है, एंगेज्ड पेडागोजी जो है, इसमें टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो टीचर जो ये सोचते हैं कि जब तक ना स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक गुड रिलेशन
जब तक ना हो तब तक एक प्रॉपर लर्निंग जो है वो नहीं हो सकती है। तो एक पैसेज है, इसको हम पढ़ सकते हैं। Yani engaged pedagogy begins with the assumption that they learn best when there is an interaction relation between the student and the teacher. And as a reader and a facilitator, teacher must discover what the student know and what they need to know. The discovery happens only if the teachers are willing to engage students beyond the surface level. As a teacher, we can create a climate for the optical learning if we understand the level of emotion and awareness and इमोशनल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम। यानी इसमें कहा गया है कि जब तक ना टीचर और स्टूडेंट की रिलेशन को डेवलप जब तक ना हो जाएगी तब तक एक प्रॉपर लर्निंग जो है वो तब तक नहीं हो जाएगी। जब तक ना स्टूडेंट की इमोशनल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड किया जाएगा तब तक एक गुड लर्निंग, ऑप्टिमल लर्निंग जो है तब तक डेवलप नहीं हो जाएगी। तो एक इस पैसेज में हम देखेंगे इस जो पैसेज का रोल जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर सेक्शंस में। यानी हम देखेंगे जब हम इस टेक्स्ट को पूरा पढ़ेंगे इसको हम स्मॉलर सेक्शंस में किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है इसमें हम देखेंगे जो डेफिनिशनल कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या है, यानी वो एंगेज्ड पेडागोजी यानी टीचिंग के रिलेटेड है सब कुछ। और दूसरा सेक्शन जो है वो पर्सनल एग्जांपल्स के साथ इसको इलस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी इसमें दिखा रहा है कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है इस टीचर का वो क्या था। वो उसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंटेंट है इसका उसको हम देख सकते हैं और दूसरा जो उसकी डेफिनेशंस है यानी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है टीचर का उसको हम देख सकते हैं। यानी इस तरह से हम टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें ये भी देखना हो कि वो कौन से आइडियाज़ हैं जो वो कौन से क्लेम्स हैं और रीजंस हैं जो इस टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, किस तरह से या कौन से क्लेम्स और कौन से रीजंस हैं जो इस टेक्स्ट को रेज करता है, आर्ग्यूमेंट रेज करता है, उसके बाद उसको सपोर्ट करता है। यानी सबसे पहले जो स्टूडेंट है यानी टीचर जो है ये स्टूडेंट के साथ किस तरह से एंगेज्ड रहता है, इस तरह से एक क्लेम है। उसके बाद ये रीजंस के साथ उसको सपोर्ट किया जा रहा है, यानी ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए या स्टूडेंट की इमोशनल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करना है। जब तक ना स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड किया जाएगा तब तक जो है ये स्टूडेंट तब तक टीचर और स्टूडेंट में ये एक प्रॉपर लर्निंग जो है तब तक डेवलप नहीं हो जाएगी। यानी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इस क्लेम को सपोर्ट किया गया है, इसको एक लॉजिकल वे में इसको सपोर्ट किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे लर्निंग टू इंटरप्रेट। लर्निंग टू इंटरप्रेट यानी किस तरह से हम सीखेंगे किस तरह से इंटरप्रेट करना होता है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं। सबसे पहला अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अगर हम देखेंगे कि उसमें हम गौर करेंगे यानी रिफ्लेक्टिंग और एवरीडे लाइफ, उसमें हम गौर करेंगे हम क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटी करते हैं, किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से जो जो एक्टिविटी हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं या किस तरह से बात को समझते हैं। अगर इन बातों पर अगर हम गौर करेंगे तो उससे भी जो है क्रिटिकल उसके इंटरप्रेटेटिव स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती है। यानी जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, एक्टिविटी को करने के बाद हम क्या महसूस करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है, हम उस एक्टिविटी में किस तरह से एंगेज्ड रहते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ किस तरह से बात करते हैं या दूसरे लोग हमारे हमसे किस तरह से एंगेज्ड रहते हैं। इन बातों पे अगर हमने गौर किया यानी इन जो रोज़मर्रा ज़िंदगी पे अगर हम गौर करते हैं तो इस तरह से हमारी जो इंटरप्रेटेटिव स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद जो है रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट यू रीड, यानी जो आप पढ़ते हैं उस पर आप अगर आप गौर करेंगे आप क्या पढ़ते हैं तो इससे भी आपकी जो इंटरप्रेटेटिव स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएगी। यानी जैसे आपने किसी भी टेक्स्ट को पढ़ा, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन खुद से सवाल कर सकते हैं कि एक ऑथर ने इस पर्सपेक्टिव को क्यों पेश किया है, किस तरह से पेश किया है, इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी इसको पेश कर सकती है। इस तरह से आप टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इस तरह से आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो थिंकिंग है वो इंटरप्रेटेटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी, एक इंटरप्रेटेटिव स्किल्स जो है आप में डेवलप हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं दूसरे यूनिट पे जिसका नाम है द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। तो इस यूनिट की साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर इस यूनिट के तारों पे बात करेंगे, फिर हम देखते हैं
प्रोडक्ट और प्रोसेस में क्या फ़र्क है और अमल के नुक्ता नज़र के फ़वाइद क्या हैं, तरीक़ाकार के मुख्तलिफ़ मराहिल क्या हैं, तहरीर से पहले का मरहला क्या है, जिसमें हम बात करेंगे तहरीर के मरहले के बारे में और तरतीब और नज़रसानी का मरहला हम देखेंगे। फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद पे आ जाते हैं। इस यूनिट में हम मेन जो है मेन थिंग वो है ये है कि मेन थीम जो है इस यूनिट की वो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, यानी प्रोडक्ट अप्रोच और प्रोसेस अप्रोच जो है राइटिंग के उसमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे और ये भी जानेंगे कि जो लर्निंग टेक्निक्स हैं वो क्या है, यानी प्लान किस तरह से करना है, राइट किस तरह से करना है, एडिट किस तरह से करना है, किसी भी असाइनमेंट राइटिंग असाइनमेंट को वो किस तरह से करना है और ये भी देखेंगे कि अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको किस तरह से और एनहांस करना है, किस तरह से मोटिवेट होना है राइटिंग के लिए, किस तरह से मोटिवेशंस डेवलप करनी है, एक सिस्टमैटिक मैनर में किस तरह से इन सब टेक्निक्स को, इन सब स्किल्स को किस तरह से प्रोग्रेस में लाना है। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के तारुफ पे बात करते हैं। एक सिचुएशन को लेते हैं इस में देखते हैं कि जैसे इमेजिन करते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट्स है उसको बोला गया है कि आप एक ऐसे लिखें, यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक ऐसे लिखना है, यानी शॉर्ट ऐसे लिखना है 1000 वर्ड्स तक। उसको कुछ घंटे दिए जा रहे हैं। उसको ये भी कहा जाता है इस पर्टिकुलर आवर में आपको जो टेक्स्ट है, यानी जो आपने शॉर्ट ऐसे लिखा है उसको सबमिट करना है, यानी आपको जो है ये ऐसे लिखना है, शॉर्ट ऐसे लिखना है और पर्टिकुलर टाइम में उसको कंप्लीट कर देना है। तो जैसे वो लास्ट आवर में स्टूडेंट जो है वो लास्ट आवर में उस टेक्स्ट को लिखने की कोशिश करता है। तो जैसे अ, जो वक़्त है वो कम होते जा रहा है, यानी वक़्त जो है नियर एंडिंग के नज़दीक आ रहा है, तो स्टूडेंट जो है वो अपनी जो राइटिंग है बहुत ही तेज़ करने की कोशिश करना है, जल्दी से सूझने की कोशिश करता है और डिसाइड करता है कि प्लेजराइज़्ड जो कंटेंट है, यानी जो उसने इंटरनेट से सोर्सेज़ से देखा है, इंटरनेट सोर्सेज़ से या किसी बुक से, उस टेक्स्ट को उसको रट्टा उसका लिया था और उसको आप पेन डाउन करने की कोशिश करता है। तो ये सब ये इन्फॉर्मेशन, ये जो सिचुएशन है, ये हम हर जो है हर स्टूडेंट खुद के साथ रियलाइज़ कर सकता है, किस तरह से वो जो उन्होंने मेमोराइज़ किया होता है या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉइंट्स मेमोराइज़ किए हुए हुए हैं, तो उस मेमोराइज़्ड अ, वर्ड्स को प्रॉपर्ली लिखते हैं, वो एक्चुअली वो वैसे ही लिखते हैं जैसे वो बुक में होते हैं या किसी भी डिफरेंट सोर्स में वैसे होते हैं, तो उस तरह से वो लिखने की कोशिश करता है। तो ये कोई भी स्टूडेंट रियलाइज़ कर सकता है, इसको एसोसिएट कर सकता है अपनी खुद के साथ। तो एक सिनेरियो है, तो जब वो स्टूडेंट जो है ये लास्ट मिनट में जब लिखता है, पूरा असाइनमेंट उसको कंप्लीट करता है, प्लेजराइज्ड कंटेंट का इस्तेमाल करता है, इसको अपनी एक्सपीरियंस के साथ इसको नहीं लिखता है या प्रॉपर प्रोसेस का फॉलो नहीं करता है, किस तरह से एक राइटिंग का प्रोसेस है उसको प्रॉपर नहीं उसको फॉलो नहीं करता है या किस तरह से सोचना है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, उसकी प्रोसेस उसके जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है, बल्कि जो भी इसके दिमाग में आ जाता है वो उस टॉपिक के रिलेटेड लिखने बैठता है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो टेक्स्ट जो है वो ऐसे जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। उसकी जो कंटेंट है, उसका जो पूरा जो उस टॉपिक के यानी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती है कि वो जो स्टूडेंट है वो क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से जब तक ना वो प्रॉपर सीक्वेंसिंग को फ़ॉलो करेंगे, प्रॉपर स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं, यानी ये एक स्किल है, इस स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत होती है। ये बहुत कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली डेवलप हो जाती है, यानी एक एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये एक दिन की बात नहीं है कि स्टूडेंट जो है किसी भी टॉपिक के बारे में एक दिन में ही लिख सकता है या अम, किसी टॉपिक के बारे में कुछ स्टेप्स के बारे में सुना और उसको काम में ला सकता है, ऐसा प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो ग्रेजुअली स्लोली जो है ये राइटिंग स्किल्स जो है वो स्लोली डेवलप हो जाते हैं। तो इस राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब तक ना स्टूडेंट इन प्रोसेस को, इन स्टेप्स को फॉलो जब तक ना करेगा तब तक सिस्टमैटिक राइटिंग जो है वो डेवलप नहीं हो जाएगी।
तो हम इस यूनिट में देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस, यानी प्रोसेस हम किसको कहते हैं? प्रोसेस हम एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस रहती है। प्रोसेस हम कहते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना या किसी भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप उसके उस एक्टिविटी को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। यानी जैसे इससे पहले भी हमने एग्जांपल दी है। इस यूनिट को डेवलप करने के लिए, इस यूनिट को बनाने के लिए बहुत से स्टेप्स को, जैसे ऑथर ने इस यूनिट को लिखा है, तो उस यूनिट को लिखने के लिए ऑथर ने बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। स्टेप्स के बगैर जो है ये यूनिट तब तक जो है ये इनकम्प्लीट रहता है। यानी सबसे पहले ऑथर ने सोचा होगा कि क्या इस यूनिट में क्या-क्या शामिल हो सकता है, उसका आउटलाइन बनाया होगा। जैसे आउटलाइन बनाया, फिर डेटा जो है उसका गैदर किया है। डेटा गैदर करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, उसको लेबलाइज़िंग किया है। उसके बाद एक प्रॉपर वे में उसको जो है उसको राइट किया है। तो इस तरह से एक प्रॉपर वे होता है। जब तक एक प्रॉपर वे फॉलो नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी राइटिंग जो है ये इनकम्प्लीट हो सकती है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करना होता है। टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद प्रॉपर सीक्वेंसेस को फॉलो करना होता है। यानी सबसे पहले थीम को आइडेंटिफाई करना है। थीम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्लान करना पड़ता है। प्लान करने के बाद उसको ब्रॉड आउटलाइन क्रिएट करनी होती है। ब्रॉड आउटलाइन जो उसके डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में आउटलाइन होती है, उसको क्रिएट करना होता है। और उसके बाद फाइनली वो राइटिंग करने की कोशिश करता है। राइटिंग करने के बाद उसको फिर से एडिट करता है, फिर फाइनलाइज़ करता है, लास्ट में उसको फाइनलाइज़ करता है। तो एक प्रॉपर वे है प्लान करना, प्रिपेयर करना, फीडबैक देना, रिवाइज़ करना, फिर डेवलप कर देना उन एक्टिविटीज़ को, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस करने के लिए हमें इन एक्टिविटीज़ को हमें फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। ये एक लीगल जजमेंट है, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है लीगल जजमेंट से, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है। तो इस टेक्स्ट को अगर हम देखेंगे, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जो ऐसे लीगल टेक्स्ट्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, उसके जो कंटेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि लीगल राइटिंग जो है, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये ऑब्सक्योर होता है, ये अनक्लियर होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड लीगल राइटिंग होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी प्रोफ़ेशनल डोमेन्स हैं, जहाँ पर राइटिंग जो है एक प्रॉपर मैनर फ़ॉलो करती हैं, या बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं, जहाँ पर एक लेमैन जो है उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, या जब तक ना वो उस फील्ड का बंदा हो, तब तक वो उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। यानी एक हर किसी टेक्स्ट को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए एक प्रॉपर डोमेन को फ़ॉलो करना होता है। यानी जब एक राइटर जो है किसी टेक्स्ट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में लिखता है, तो एक प्रॉपर जो है उसका ट्रैक होता है, वो क्या फ़ॉलो करेगा, वो किस तरह से लिखता है, उसका एक प्रॉपर ट्रैक होता है, उसके प्रॉपर स्टेप्स होता है। तो उस प्रॉपर स्टेप्स को फ़ॉलो करने के बाद वो इस टेक्स्ट के बारे में लिखता है या किसी टॉपिक के बारे में लिखता है। अब हम देखते हैं जो एडवांटेजेस हैं प्रोसेस अप्रोच के, वो क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो है, वो है डेवलपमेंट। यानी इसके 3 एडवांटेजेस हैं, जिसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला, डेवलपिंग देयर आइडियाज़ रादर देन हैव टू प्रेज़ेंट इट वन गो। यानी एक डेवलप आइडियाज़ को डेवलप करना सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोसेस अप्रोच को अगर हम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो प्रोसेस अप्रोच को फ़ॉलो करने से हमें सबसे पहले जो है वो आइडियाज़ को डेवलप करना है। दूसरा ये है कि अ, जो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हो गए, उनको टैकल करना, यानी जो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हो गए किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने में, जब हम किसी भी टॉपिक को लिखते हैं, तो बहुत सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, यानी फीडबैक, रिवाइज, उन स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद जो थर्ड वाला स्टेप है, वो है इवैल्यूएट और फीडबैक, यानी जिससे हमारी जो राइटिंग है वो रिफाइंड हो जाती है। तो ये तीसरा स्टेप है, इवैल्यूएशन और फीडबैक। सबसे पहला स्टेप जो मैंने बोला, डेवलप करना, यानी आइडियाज़ को डेवलप करना। दूसरा स्टेप जो है राइटिंग प्रोसेस, राइटिंग स्टार्ट करना। तीसरा जो है वो इवैल्यूएट करना और फीडबैक प्रोवाइड करना।
तो सबसे पहले हम देखेंगे डेवलप करना, इसमें किस तरह से हम डेवलप करते हैं। यानी कोई भी स्किल को जब हम सीखते हैं, उस स्किल को हम एब्रैप्टली उसको हम परफेक्शन एब्रैप्टली उसमें परफेक्शन नहीं आ सकती। यानी जैसे हम अगर हम कुकिंग सीखते हैं, कुकिंग अगर हमने सीखी यानी किसी भी डिश को, तो पहली बार वो डिश जो है वो परफेक्ट नहीं हो जाता है। जब तक ना उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की जाती है, जब तक ना हम दूसरों से फीडबैक लेते हैं कि आपको क्या क्या लगा इस डिश में, कि कोई इंग्रेडिएंट जो है वो मिसिंग तो नहीं था, या आप खुद से भी फीडबैक लेते हैं कि कौन-सा चीज़ जो है आपको इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से जो राइटिंग है इसमें भी प्रैक्टिस, जब तक ना आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे, तब तक राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप नहीं हो जाएगी, तब तक आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो डेवलप नहीं हो जाते। यानी प्रैक्टिस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपकी स्किल्स को डेवलप करती हैं। उसके बाद जो है हम किस तरह से जो राइटिंग स्किल्स हैं, किस तरह से वो आइडियाज़ जो हैं उनको किस तरह से डेवलप करेंगे, प्रोसेस अप्रोच में वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये डेवलप कर सकते हैं। वो सबसे पहले है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं। इनको अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे, सबसे पहला ड्राफ्ट 1 और ड्राफ्ट 2, यहाँ पर प्रोसेस राइटिंग के बारे में लिखा गया है। Process writing is about writing that makes student produce a text, and students can have to enhance to think about what they are going to write and go through the process to come up with the final version of the text. A process approach contrasts with the product approach, where main idea is the reproduce another text. और यहाँ पर दूसरा जो है एक्सट्रैक्ट है ड्राफ्ट 2, इसमें भी प्रोसेस राइटिंग के बारे में कहा गया है, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में प्रोसेस राइटिंग कहा गई है ड्राफ्ट सेकंड में। लेकिन इसमें जो है एडिशन जो है एडिशन आइडियाज़ को काफ़ी इलैबोरेट करके दूसरे ड्राफ्ट में दिखाया गया है। बनिस्बत जो पहला वाला ड्राफ्ट है इसमें शॉर्ट में कहा गया है कि प्रोसेस राइटिंग जो है वो पैराग्राफ है दूसरा। तो इसी तरह से जो राइटिंग है हम इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। यानी अगर पहली बार अगर हमने ड्राफ्ट जो है वो हमने शॉर्ट में लिखा है, तो दूसरी बार जब उसको रीड करते हैं या तीसरी बार रीड किया, चौथी बार रीड किया, तो उससे हमारी जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसको काफ़ी इलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे उसको बार-बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस बार-बार पढ़ने के बाद हम उसको और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। यानी रीरीड जो है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर इसको हम प्रैक्टिस में लाएँगे, इससे हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएगी। या अगर हम बहुत सारे डिफरेंट राइटिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उससे भी हमारे जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप हो जाएँगे। आपका शुक्रिया।